है जी। ऑक्सीजन इस कमरे में मौजूद है, नाइट्रोजन इस कमरे में मौजूद है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए अगर मैं कहूं बताओ भाई ऑक्सीजन किधर है, नाइट्रोजन किधर है, तो ना आपको उसका कोई कलर नजर आ रहा है, ना आपको उसकी कोई स्मेल सूंघने को आ रही है, यस और नो। तो मालूम हुआ कि गैसेस बहुत सारी ऐसी हैं जो कलरलेस भी हैं और ओडरलेस भी हैं। तो अगर वो गैसेस मौजूद हैं हमारी सराउंडिंग में, तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या अगर एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में एक कलरलेस गैस बन रही है, तो वो बन भी रही है या नहीं बन रही, कैसे पता चलेगा? तो इसी को हम आंसर करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस में, कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गैस। इज दैट क्लियर? मेरे बच्चे मेरे साथ याद करना है, मुझे यहां किसी का मुंह बंद नजर नहीं आना चाहिए। हमारे सिलेबस में जो गैसेस हैं वो 7 गैसेस हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए। 7 गैसेस हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये कैसे डिटेक्ट होंगे। आए लिखते हैं जरा, बिस्मिल्लाह। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, इसको जहां से मैं कहूंगा कि ना लिखें वहां से फिर लिखना छोड़ दीजिएगा। इसी तरह HCl, NH3 एंड क्लोरीन। ये टोटल काउंट करें, देखो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो हम पैटर्न और स्ट्रेटेजी के हिसाब से याद करेंगे ना, उससे हमें याद हो जाएगा। आप खुद कहेंगे सर याद हो गया, ठीक है जी। हालांकि मेरे साथ तो बच्चे पहले दफा पढ़ रहे हो ना तुम लोग। तो टोटल 7 गैसेस हैं, और इन 7 गैसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स। 3 डिफरेंट मेथड से मुराद ये नहीं है कि एक ही तीनों मेथड एक गैस के लिए अप्लाई करेंगे। कुछ के लिए एक टाइप ऑफ मेथड, कुछ के लिए दूसरा टाइप ऑफ मेथड, और कुछ के लिए तीसरा टाइप ऑफ मेथड है। ठीक है जी, समझते हैं मेरे बच्चे? क्या कहा मैंने? मुझे जवाब चाहिए। इन 7 गैसेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए कितने मेथड्स हैं? 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3। 3 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इन गैसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पहला मेथड है आइडेंटिफिकेशन थ्रू स्प्लिंट और स्प्लिंटर। दूसरा मेथड है आइडेंटिफिकेशन थ्रू सॉल्यूशन, SS, स्प्लिंटर एंड सॉल्यूशन, स्प्लिंटर या सॉल्यूशन। और तीसरा मेथड है आइडेंटिफिकेशन थ्रू डैम्प लिटमस पेपर। तो आउट ऑफ दीज 7 गैसेस, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव गॉट डिफरेंट मेथड्स। और कितने मेथड्स हैं? सॉल्यूशन सबसे पहले नंबर 1 बोलना बेटा, एनर्जी लेकर आनी है। सबसे पहले स्प्लिंटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सॉल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं, और लिटमस डैम्प या मॉइस्ट लिटमस पेपर एक ही बात है, एक ही शिट है। अब मेरे बच्चे कौन सी गैस कहां कैसे आइडेंटिफाई होगी? बड़ा आसान है मेरे बच्चे। जो जलने जलाने वाली गैसेस हैं, जलने वाली हाइड्रोजन, जलाने वाली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाई भाई है जी। जलने वाली हाइड्रोजन, जलाने वाली ऑक्सीजन। तो मेरे बच्चे इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है किसके थ्रू? स्प्लिंटर टेस्ट के थ्रू। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कौन सा टेस्ट है? स्प्लिंटर टेस्ट। आसान हो गया। जलने और जलाने वाली स्प्लिंटर के थ्रू टेस्ट होती है। फिर ये जो डाई डाई वाली गैसेस हैं, डाई डाई, कार्बन डाई सल्फर डाई, कार्बन डाई सल्फर डाई, बेटा इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सॉल्यूशन के थ्रू होगी। याद करना है, पैटर्न को दिमाग में साथ साथ नहीं छापना है। ऑनलाइन वालों पर भरोसा तो नहीं होता मुझे, लेकिन मेरी बात मानो, साथ साथ नहीं करना। कार्बन डाइऑक्साइड जब मैं यहां से हटा दूंगा फिर करना, कोशिश करो इसको कैप्चर करो दिमाग में, इस विजुअल को कैप्चर करो। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाई, ये जो डाई डाई वाली गैसेस हैं, इनका टेस्ट किसके थ्रू है? सॉल्यूशन के थ्रू। ये पैटर्न बन रहा है। और जब लिटमस की बात आती है, आप एसिड बेस पढ़ चुके हैं, लिटमस का ताल्लुक कहां होता है? एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में। इसका मतलब है जिन गैसेस में एसिडिटी या बेसिसिटी है, उनके लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा? लिटमस। तो मेरे बच्चे अल्लाह आपका भला करे, HCl जो क्या होता है? एसिड। अमोनिया विच इज बेस। अमोनिया क्या होती है? दी ओनली बेसिक गैस, यस और नो। और क्लोरीन जो फिर से क्या होता है? एसिड। क्लोरीन फिर से क्या होता है? बोलो बच्चों, एसिड।
तो मेरे बच्चे इनकी डिटेक्शन के लिए हम, अल्लाह आपका भला करे, लिटमस पर बेस करेंगे, लिटमस पर बेस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले दिमाग को सिग्नल दो कि भाई गैसेस की डिटेक्शन के लिए 3 डिफरेंट रूट सर पढ़ा रहे हैं। वैसे तो टेबल हर जगह बना हुआ है, लेकिन इस तरह याद रखने में सॉलिड याद होगा। तो हमने क्या कहा बच्चों, समझ में आया या नहीं आया कि भाई आइडेंटिफिकेशन के लिए कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, 3 डिफरेंट तरह से मेथड है। नंबर 1 स्प्लिंटर के थ्रू, जलने जलाने वाले स्प्लिंटर के थ्रू टेस्ट होंगे, ठीक है। डाई वाले सोल्यूशन के थ्रू टेस्ट होंगे, और बाकी जो एसिडिक बेसिक है या बचे हुए वो किसके थ्रू टेस्ट होंगे? लिटमस के थ्रू होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अब आ जाओ मेरे बच्चे, पहला टेस्ट शुरू। कोई लिखता हुआ आप नजर ना आए, ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप लिखे नहीं, समझने पे गौर करें। मैं यहाँ समझाता जा रहा हूं, आप याद करें, इस विजुअल को स्टोर करें, एग्जाम में कैसे लिखना होगा वो बताऊंगा, फिर आप लिखें। मेरे बच्चे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। स्प्लिंटर टेस्ट, स्प्लिंट किसे कहते हैं? कोई भी जलती हुई चीज स्प्लिंट है। जैसे अगर एक वायर को जला लें वो भी स्प्लिंट है, एक कागज को जला लें वो भी स्प्लिंट है, एक रॉड को गर्म कर लें वो भी स्प्लिंट है, कोयला जला लें वो भी स्प्लिंट है, माचिस जला लें वो भी स्प्लिंट है। तो स्प्लिंट कहते हैं या स्प्लिंटर कहते हैं जलती हुई चीज को। अब यहां पर 2 तरह के स्प्लिंट है, यहां बच्चा कंफ्यूज बहुत होता है। एक है ग्लोइंग स्प्लिंट और एक है लाइटेड स्प्लिंट या बर्निंग स्प्लिंट। दोनों का फर्क क्या है? देखो, अगर एक माचिस को मैंने जलाया तो जलती हुई माचिस जो है ना, वो एक लाइटेड स्प्लिंट है, एक बर्निंग स्प्लिंट है। लेकिन अगर सिगरेट जल रही हो तो आप देखते हैं सिगरेट जल नहीं रही होती, बर्न नहीं हो रही होती, बल्कि वो ग्लो कर रही हो। या कोयला, कोयला जब बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो आप देखें कोयला जो है वो क्या कर रहा होता है? ग्लो कर रहा होता है। तो ये फर्क है ग्लोइंग और लाइटेड स्प्लिंट। अगर एक फुल झड़ी मैंने जलाई, मैग्नीशियम वायर होती है ना, फुल झड़ी मैंने जलाई तो वो जल रही है, इट्स अ लाइटेड स्प्लिंट। वो ग्लोइंग स्प्लिंट नहीं है, वो लाइटेड स्प्लिंट है। एक माचिस जो मैंने जलाई है, जलती हुई माचिस, क्या है? लाइटेड स्प्लिंट। और बाद में आपने कहा माचिस जैसी बुझती है वो लाल लाल सी हो रही होती है, हल्की सी, तो वो क्या है? ग्लोइंग स्प्लिंट है। तो ग्लोइंग और लाइटेड का फर्क पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, आप अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं कि जलाने के लिए ऑक्सीजन क्या है? जरूरी। जलाने के लिए ऑक्सीजन, भाई एनर्जी लेकर आ जाओ, जलाने के लिए ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती। तो मेरे बच्चे, अब क्या होगा अगर मैं एक ग्लोइंग स्प्लिंट को, भाई जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो अगर मैं ग्लो करते हुए स्प्लिंट को, एक ऐसी माचिस जो बुझ रही है, एक ऐसा कोयला, तुमने देखा भी होगा, बारबेक्यू कर रहे हो, कोयला बुझने लगा, आप क्या करते हो? हवा देते हो, दोबारा से आग पकड़ लेता है, बोलो या नहीं? देखा है तुमने? क्योंकि ऑक्सीजन जलाती है। तो मेरे बच्चे, क्या कहते हैं हम कि जब हम इसका टेस्ट किससे करेंगे? ऑक्सीजन का टेस्ट किससे करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन जलाने वाली गैस है, तो इसका होगा ग्लोइंग स्प्लिंट से टेस्ट। इज दैट क्लियर? और ये क्या करेगी, जब हम एक ग्लोइंग स्प्लिंट को इसके करीब लेके जाएंगे तो इट रीलाइट्स दी ग्लोइंग स्प्लिंट। कोयले की एग्जांपल ध्यान में रखना कि बारबेक्यू करते हुए जब कोयला बुझने लगता है, उसके करीब हम हवा मारते हैं, दोबारा जल पड़ता है। तो ऑक्सीजन का क्या काम है कि एक ग्लो करते हुए स्प्लिंट को रीलाइट कर दे। इट रीलाइट्स दी ग्लोइंग स्प्लिंट। याद आ रही बात? कॉमन सेंस से रेफरेंस पॉइंट बनाओ कि ऑक्सीजन हमने कोयले पर देखा है, जब ऑक्सीजन देते हैं इट रीलाइट्स दी ग्लोइंग स्प्लिंट। जबकि हाइड्रोजन चूंकि जलने वाली गैस है और धमाकेदार गैस है और बहुत ही छोटी होती है, बहुत जल्दी जलती है, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन करती है, तो हाइड्रोजन के करीब अगर हम एक बर्निंग स्प्लिंट लेके जाएं, ग्लोइंग और बर्निंग का याद रहेगा, कोयले से याद रहेगा, कोयले वाली एग्जांपल से तुम्हें ग्लोइंग भी याद रहेगा और ये भी याद रहेगा कि ऑक्सीजन के लिए था। और अगर एक जलती हुई माचिस को लेकर जाए हाइड्रोजन के करीब, तो हाइड्रोजन चूंकि हाईली फ्लेमेबल गैस है तो एकदम से जलती है और एक्सप्लोजन के साथ जलती है। तो अब एक्सप्लोजन तो यूजुअली हम यूज नहीं करते, जब ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो धमाका बड़ा होगा, हम यूज करते हैं वर्ड पॉप। क्या? कि हाइड्रोजन बर्न करती है बाय गिविंग अ पॉप साउंड। पॉप साउंड, जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, पॉपकॉर्न को पॉपकॉर्न क्यों कहते हैं? कि कॉर्न जब आप पॉपकॉर्न में बना रहे होते हैं, पॉप कर रहा होता है, पट 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 पॉप पॉपिंग हो रही होती है। तो हाइड्रोजन को जब आप जलाते हैं ग्लोइंग स्प्लिंट से, तो चूंकि ये एक्सप्लोजन के साथ बर्न होती है, लेकिन अगर क्वांटिटी कम हो तो एक्सप्लोजन छोटा है, और छोटा एक्सप्लोजन क्या कहलाता है? पॉप। और वही अगर आपने पूरे कमरे में हाइड्रोजन भर ली और फिर जलाया तो इंशाल्लाह फिर पॉप नहीं होगा, पापा होंगे। ठीक है, आई मीन एक्सप्लोजन होगा। तो मेरे बच्चे, हाइड्रोजन का जो टेस्ट है वो बर्निंग या क्या कहा मैंने? लाइटेड स्प्लिंट।
किससे कराते हैं भाई? लाइटेड स्प्लेंट से कराते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? गिव्स पॉप साउंड, गिव्स पॉप साउंड विद लाइटेड स्प्लेंट। क्या ये बात समझ में आती है ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को? जी सर। जी शाइना जी। शहीर, शहीर यू आर नॉट अलाउड टू टेक क्लास ऑनलाइन बेटा। जब फिजिकल आना था तो फिजिकल ही आना था। ठीक है जी, बात समझ गए नहीं समझ गए? क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए मेरे बच्चे। ये सब कुछ हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन आज आप इसको याद करके जाएंगे। जो स्कूल में पढ़ चुके हैं वो ज्यादा रिलेट कर सकेंगे। तो हमने सबसे पहले तो एक टेबल नहीं बनाया, बल्कि उसमें सेग्रीगेट किया कि 3 तरह के टेस्ट हैं। असल में सेग्रीगेशन से बहुत आसानी हो जाएगी। 7 गैसेस हैं, 2 और 3 के ग्रुप में डिवाइडेड है। 2 ऊपर और 3 नीचे। स्प्लिट एसएस वाले टेस्ट ऊपर, स्प्लिंटर और सोल्यूशन वाले टेस्ट ऊपर, नीचे लिटमस वाला। स्प्लिंटर से होते हैं 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जलने जलाने वाले किससे हो रहे हैं? स्प्लिंटर से टेस्ट हो रहे हैं। एक ग्लोइंग से, एक लाइटेड स्प्लिंट। ग्लोइंग स्प्लिंट को रीलाइट करेगी और लाइटेड स्प्लिंट को पॉप साउंड देगी। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या ये याद होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का टेस्ट? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ कार्बन डाई सल्फर डाई। मेरे बच्चे इनको किससे टेस्ट करते हैं? बोलो, सोल्यूशन से। मेरे बच्चे अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो सोल्यूशन है वो है लाइम वाटर। कौन सा है भाई? लाइम वाटर। याद करो, एसिडिटी ऑफ सॉइल को ट्रीट करते हुए बता चुका हूं क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिटी ऑफ सॉइल को ट्रीट करते हुए मैंने बताया था कि लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए फॉर्मूला भी याद रखना है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने भी आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस सोल्यूशन से टेस्ट करते हैं? लाइम वाटर से। और क्या होता है बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बबल करते हैं लाइम वाटर से, लाइम वाटर कलरलेस होता है, जब हम बबल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से, तो हम क्या देखते हैं कि बेटा लाइम वाटर जो कलरलेस है, इट टर्न्स मिल्की वाइट, इट टर्न्स। तो बेटा हम क्या लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की वाइट सॉल्यूशन। ऐसे लिखेंगे। नहीं, मैं अभी अलग से एग्जाम वाला भी तरीका बताऊंगा, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठेंगे ना, बस ये याद करना, ये नजर दौड़ानी, ये सब याद आ जाएगा। और ये ऐसा है ये पैटर्न कि कच्चा भी होगा ना, थोड़ा जोर डालोगे तो याद आ जाएगा कि कहां पर क्या लिखा था, बजाय इसके कि टेबल में हम घूम जाएं। तो लाइम वाटर टेस्ट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो सोल्यूशन, बेटा लिखने को तो अभी मना किया था मैंने, याद करने पर, वो रिकॉल करने पर बात की थी मैंने। तो क्या कहा मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाई डाई वाले का क्या होता है सोल्यूशन? लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन कौन सा है? लाइम वाटर वाला। क्या? सी से कार्बन, सी से कैल्शियम। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए सी वाला यानी कैल्शियम वाला सोल्यूशन है लाइम वाटर, एंड इट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की वाइट सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर आ जाओ सल्फर डाइऑक्साइड पे। ऑनलाइन वालों, शाइना बात समझ में आई ना? जी सर। बेटा सल्फर डायो के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कहीं पर कि सल्फर डाई सल्फर ट्राई में कन्वर्ट हो सकती है ना? और इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी होती है। और ऑक्सीजन ऐड करने का मतलब है कोई ऑक्सीजन देने वाला चाहिए, और जो ऑक्सीजन देता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सोल्यूशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सोल्यूशन होगा। और आप रिडॉक्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं। आए हाय, केमिस्ट्री के टॉपिक मुकते जा रहे हैं भाई, रिडॉक्स भी हो गया। तो रिडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कीजिएगा, 2 पढ़े थे आपने। एक कौन सा पढ़ा था? K2Cr2O7। और दूसरा कौन सा पढ़ा था? KMnO4। तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बुक में K2Cr2 है, लेकिन एग्जाम पास पेपर में आपको मार्किंग स्कीम में दोनों लिखे मिलेंगे। क्योंकि आइडिया क्या है कि SO2 एक कलरलेस गैस है, लेकिन SO2 को हम SO3 में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कलरफुल होते हैं। तो अगर रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर लेगा। तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल हुआ है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता था? ऑरेंज। और ये कलर हो जाता था चेंज किसमें? ग्रीन में। ओ गॉड, ओ गॉड, ऑरेंज टू ग्रीन। कि अगर पोटेशियम यानी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हमने पास किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लॉजिक समझ रहे हो? असल में SO2 कन्वर्ट होती है किसमें? SO3। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हमने पास किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, अगर वो K2Cr2O7 है, तो ओ गॉड, ऑरेंज से ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। यस और नो? समझ में आई बात? और KMnO4 का तो टाइट्रेशन में 50 दफा लिख चुके हो। क्या कलर होता है? पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू प्लीज कम, पर्पल टू कलरलेस, ओ गॉड प्लीज कम, ओ गॉड प्लीज कम। ठीक है जी, ऑरेंज टू ग्रीन, पर्पल टू
दोनों मत लिख के आ जाना लल्लू लाल, अगर या उल्टा पुल्टा नहीं कर देना। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन, और अगर हमने KMnO4 यूज किया सोल्यूशन में तो फिर पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू कलर। यहां तक को दोबारा से देखते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ये स्क्रीन ब्लैंक कर देते हैं। हमने कहा भाई 7 गैसेस के टेस्ट की बात हो रही है, 3 तरीकों से टेस्ट करते हैं। 2 तरीके जो SS वाले हैं वो कौन से थे, स्प्लिंटर से। स्प्लिंटर से कौन से, जलने जलाने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ग्लोइंग स्प्लिंट को रीलाइट करती है ऑक्सीजन, बर्निंग स्प्लिंट को पॉप साउंड देता है हाइड्रोजन। फिर सोल्यूशन पे आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, डाई वाले सोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन C से आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन टेस्ट है। या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर होगा तो रिजल्ट क्या होगा, कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू, पोटेशियम परमैंगनेट होगा तो क्या होगा, पर्पल टू कलर। क्या यहां तक बात समझ में आती है? सिर्फ समझना नहीं, याद होती है। यस सर। बात याद होती है। ऑनलाइन वालों कुछ तो बोलो। यस सर। तीसरा और आखिरी, ये तो और सबसे आसान तो यही वाला है। आप कहें सर इसमें ज्यादा है, ये मुश्किल होगा घंटा, ये आसान है सबसे ज्यादा। क्यों? देखो बेटा, बेटा जाहिर है लिटमस आप इसीलिए एसिड बेस पहले पढ़ाना चाहता था इससे मैं। लिटमस पे आप जानते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या करता है। तो भाई HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, लिटमस एसिड में कैसा कलर देता है, रेड, और बेस में कैसा देता है, ब्लू। तो क्या होगा बेटा, ऑब्जर्वेशन देखें, इट टर्न्स मोस्ट रेड, सॉरी मोस्ट टर्न्स मोस्ट या डैम्प लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। कितना आसान है भाई, मोस्ट लिटमस को ये ब्लू से क्या कर देगा, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है। अच्छा, अमोनिया क्या होती है, गैस, ये क्या करेगी, टर्न्स अरे बोलो, डैम्प लिटमस, ऑनलाइन वालों बोलने को कहा था, फ्रॉम, ऑनलाइन वालों रेड टू ब्लू। कह दो नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, पता है ना तुम्हें पहले। और क्लोरीन कौन सी गैस है, वो भी एसिडिक गैस है। एसिड बेस और एसिड अबा का कॉम्बिनेशन है, एसिड बेस और एसिड। तो भाई क्लोरीन क्या करेगी बताइए, टर्न्स डैम्प लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। लेकिन क्लोरीन में एक और भी गड़बड़ है। अब ब्लू टू रेड वाली 2 हो गई ना, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करें बेटा, क्लोरीन एसिडिक तो है, लेकिन साथ साथ क्लोरीन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है। याद रखें, जो कपड़ों में और बालों में ब्लीच लगाते हैं, स्किन पे ब्लीच लगाते हैं, स्किन खवातीन बताएंगी, ब्लीच किया है स्किन कभी, देखा तो होगा, तुमने तो किया है ना, तो क्यों चुप रही हो, करेक्टर थोड़ी जज कर रहे हैं तुम्हारा। तो ब्लीच जब करते हैं क्या होता है, बाल कैसे हो जाते हैं, जो ब्लैक बाल है वो ब्राउन से हो जाते हैं, कलर उड़ जाता है। कपड़ों में जब ब्लीच करते हैं, क्यों करते हैं कपड़ों में ब्लीच, जब जिद्दी दाग निकालने होते हैं तो कपड़ों में ब्लीच करते हैं। लेकिन ब्लीच सिर्फ व्हाइट कपड़ों में इस्तेमाल होता है, क्यों, डार्क कपड़ों में ब्लीच क्यों नहीं करते, क्योंकि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का मतलब है जो क्लोरीन होती है ना, उसमें क्लोरीन शामिल है। वो क्लोरीन क्या करती है, कलर, जो डर्ट होगा, जो स्टेन होगा, निकाल लेगी। तो डार्क कपड़ों में जो कलर है वो स्टेन है ना, व्हाइट को रंगा है ना, तो व्हाइट का जो रंगा, अगर आप ब्लीच में डार्क कपड़े को डाल देंगे, कलर निकल आएगा, चाहे कितना ही पक्का कलर हो। आप बालों में जो डाई करते हैं उसमें अगर ब्लीच करें क्या हो जाएगा, ये ब्लैक बाल कैसे हो जाएंगे, सारे ब्लॉन्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ऑफ व्हाइट से हो जाएंगे बाल, सारा ब्लैक कलर निकल जाएगा। आप समझ रहे हो। तो ब्लीच का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ब्लीच जो है वो पिगमेंट को, कलर को ड्रेन कर देता है। तो मेरे बच्चे, क्लोरीन में चूंकि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है, तो बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बट बिकॉज ऑफ इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी एंड देन ब्लीचेस टू व्हाइट। ये जो रेड हुआ लिटमस पेपर, फिर उसके ऊपर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और वो रेड कलर को खत्म कर देगा, बल्कि पूरे पेपर को ब्लीच कर देगा। ब्लीच करने का मतलब क्या है, पेपर अपने कलर पे आ जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। समझ रहे हो कि क्लोरीन और HCl का फर्क समझ गए, कि अगर 2 गैसेज हैं, HCl भी बन रही है और क्लोरीन भी बन रही है, तो दोनों में लिटमस पेपर रेड कलर देगा। लेकिन क्लोरीन में क्या होगा, वो रेड शुरू में तो आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रेड खत्म होकर पेपर अपने ओरिजिनल कलर पे वापस आ जाएगा, जो ब्लीचिंग की वजह से होगा। तो क्लोरीन क्या करता है, उसमें एसिडिक नेचर तो है, लेकिन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है। एम आई क्लियर ऑनलाइन वालों? यस सर। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें ये टेस्ट याद हुए? क्या लगा कि यार ये तो इतनी मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है? फिर रिपीट करते हैं, मेरी तरफ देखना है, कॉपी पे कोई नहीं देखेगा। कितने तरह के टेस्ट हैं?
3 था भाई, सबका जवाब आना चाहिए ऑनलाइन वालों को भी। कितने तरह के टेस्ट है? 3। कौन कौन से? एस और लिटमस, ठीक है ना। एस वाले ऊपर है, लिटमस ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 बराबर में 2 और नीचे 3, ठीक है ना। अब एस स्प्लिंटर टेस्ट में कौन सी गैसेज है? जलने जलाने वाली, ठीक है। अब ऑक्सीजन का टेस्ट किससे हो रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? और शाइना ज़ारा बोलो, मैं 2 बच्चों को ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तुम्हें भी रिमूव करने में टाइम नहीं लगेगा जी। ऑक्सीजन का टेस्ट किससे है? ग्लोइंग, इट रीलाइट्स दी। उसका टेस्ट किससे है? हाइड्रोजन का बर्निंग या लाइटेड स्प्लिंट से। क्या है? गिव्स पॉप साउंड विद अ लाइटेड स्प्लिंट, यस और नो। सोल्यूशन पे आ जाए, कार्बन डाई सल्फर डाई, कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की वाइट सोल्यूशन। सेकंड SO2 जो SO3 में कन्वर्ट होती है बाय गेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन टेस्ट है, किससे करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट से करेंगे तो ओ गॉड, ऑरेंज टू ग्रीन कलर से। पोटेशियम परमैंगनेट से करेंगे तो प्लीज कम, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। फिर आ जाए 3 बची हुई गैसेस, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया और क्लोरीन। ये एसिडिक बेसिक नेचर शो करती हैं। इनका टेस्ट लिटमस से कर रहे हैं। डैम्प लिटमस पेपर में HCl क्या करेगी? ब्लू टू रेड। अमोनिया इज दी ओनली बेसिक गैस, रेड टू ब्लू। क्लोरीन इज अगेन दी एसिडिक गैस, ब्लू टू रेड, बट ड्यू बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग इफेक्ट इट विल ब्लीच इट टू व्हाइट। पूरा लिखेंगे, इज दैट क्लियर? आए जरा, इसको अभी लिखना नहीं है, अब एग्जाम में कैसे करना होता है आए देखिए। एग्जाम में क्या है, मेरे साथ देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले आ जाए हाइड्रोजन का, क्या लिखना होता है? टेस्ट लिखना होता है बेटा, ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। टेस्ट और चले, तो हाइड्रोजन का टेस्ट क्या था? स्प्लिंटर टेस्ट। क्या था? Splinter test. ऑब्जर्वेशन क्या था? बर्न Gives विद अ, पूरा लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, उसमें शॉर्टकट नहीं मारना है, इससे छोटा करने की जरूरत नहीं है। बर्न विद अ पॉप साउंड विद लाइटेड स्प्लिंट, पूरा लिखेंगे। 1 नंबर तब पूरा मिलेगा, गलती का कोई चांस नहीं। दूसरी गैस कौन सी थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के लिए भी क्या आ जाएगा? टेस्ट और क्या टेस्ट है इसका भी? स्प्लिंटर टेस्ट। क्या ऑब्जर्वेशन है? रीलाइट्स glowing splend. चाइना की आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? तीसरा आ जाते हैं, तीसरा कौन था? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए भी क्या लिखेंगे? टेस्ट और Solution. टेस्ट और ऑब्जर्वेशन। अब इसका टेस्ट क्या कहलाएगा? टेस्ट का नाम लिखना जरूरी है। इसका टेस्ट क्या कहलाएगा बेटा? लाइम वाटर टेस्ट। क्या कहलाता है? Lime water जो है test. नाम क्या है? लाइम वाटर टेस्ट। ऑब्जर्वेशन क्या है? टर्न लाइम वाटर। अच्छा, वाटर वाटर लिखना है, लाइम वाटर H2 मत लिख देना। लाइम वाटर टू To white solution. मिल्की वाइट सोल्यूशन। हाँ तब भी ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कौन सी आ गई? इसका टेस्ट भी किससे होता है? सोल्यूशन से। कौन सा सोल्यूशन? इसका टेस्ट क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन टेस्ट। क्या कहलाता है? Oxidation test. ऑक्सीडेशन टेस्ट। टेस्ट का नाम 2 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर टेस्ट नाम लिखने का, 1 नंबर क्या ऑब्जर्वेशन थी? अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो क्या? ऑक्सीडेशन टेस्ट। क्या होगा? कलर चेंजेस फ्रॉम Orange to green. ग्रीन Green. विद K2Cr2O7 और कलर चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस विद, ये तो हमें ऑलरेडी पता है पीछे से, ठीक है। उसके बाद कौन से आ गया था भाई? HCl। क्या थी इसकी टेस्ट और ऑब्जर्वेशन? टेस्ट क्या था इसका? लिटमस टेस्ट जी। नहीं बेटा, लिटमस को काम करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो नॉर्मली अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो लिटमस काम नहीं। डैम्प या मॉइस्ट एक ही बात होती है, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन थी HCl के? टर्न डैम्प लिटमस फ्रॉम, बोलो भाई, ब्लू टू रेड। अब देखो तुम खुद बता रहे हो ना, अभी तो मैंने पहली दफा पढ़ा है, तो याद हो गया ना। हालांकि जारा या मायरा है तो फ्रॉबेल पे पढ़ा हुआ है, और सेंट माइकल वालों को तो बिल्कुल गेट बाय हार्ट है, दिल पे खुदाई हुई है, टैटू बने हुए हैं। लेकिन आपको देखो, आप भी इनके बराबर आ गए एक दफा में। अगला कौन सा था?
अमोनिया। क्या है टेस्ट ऑब्जर्वेशन बताओ भाई। इसका टेस्ट भी वही है, कौन सा? डैम्प लिटमस टेस्ट। ऑब्जर्वेशन क्या है? टर्न litmus डैम्प from लिटमस फ्रॉम रेड red टू to ब्लू। वेरी गुड, हो गया। ठीक है, रेड टू ब्लू। एंड लास्टली हमारे पास कौन सा गैस है? क्लोरीन गैस है। ठीक है जी, तो क्लोरीन गैस को पकड़ लेते हैं भाई साहब, और इनकी टेस्ट ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। टेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या टेस्ट है भाई? वही डैम्प लिटमस टेस्ट। मायरा, आपकी वालिदा जो है वो आपको मॉनिटर करती है आपकी स्टडीज को? नहीं, अब्बा करते हैं। अब्बा को भरोसा है कि मैं आपसे सेटिस्फाइड हूँ? अब्बा को ये भरोसा है कि आप मुझसे सेटिस्फाइड है? तो यानी मेरे एंड से भरोसा नहीं हो रहा है। चलें अभी अब्बा से बात नहीं। तो भाई क्या होगा बोले? टर्न डैम्प लिटमस फ्रॉम from red ब्लू टू रेड, red एंड देन bleaches it ब्लीचेस to white. इट टू वाइट। बताओ भाई, कितनी देर में? मुश्किल से 20 मिनट के अंदर हमने 7 टेस्ट बिल्कुल याद कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब लिख लो। अब मैं यहां से स्क्रीन हटा रहा हूं, अब आप लिखें जैसे मैंने लिखा था। ठीक है, वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये कि अब आपके लिए चैलेंज ये है कि अब आप लिखें उसी तीन तीन क्लाउड्स बना लें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लाउड से ही हो जाएगा, वहीं से तो सीख के हमने लिख लिया ना। एग्जाम में लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन हमने जो लर्निंग की है वो तो यूं की है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा, क्या ख्याल है? कुछ बेहतर समझ में आता है या नहीं? सर बहुत जबरदस्त समझ आया। क्या बात यार ज़ारा, लेकिन कोई तुम ना काम मेरा पूरा करती हो ना, इस्लामाबाद से कभी मुझे कोई टीसीएस आ रहा होता है रैंडमली, तुम्हारे ऊपर तो मतलब कम से कम ये है कि हर हफ्ते नहीं तो 20 दिन में तो एक टीसीएस आना चाहिए। कोई क्या कहते हैं ना, अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पर कोई जो है ना उस तरह के सुवीनियर्स आने चाहिए। कोई कोई मतलब दिल दिल की बात होती है। क्या बोले? सर मैं कराची में रहती हूँ, इस्लामाबाद जाऊंगी तो भेज दूंगी। अरे ज़ारा, मैं तुम्हें इस्लामाबाद, तू कराची में कहाँ रहती है ज़ारा आप? गुलशन की साइड पे, कौन से स्कूल में थी आप? आई मीन है दी सिटी स्कूल। कौन सी सिटी स्कूल। सिटी में? तो सिटी में इतने बच्चे हैं, लेकिन कभी आपने अपनी किसी फ्रेंड को नहीं कहा कि भाई मेरे पास एक अनमोल खजाना है टीचर का, जरा जो है ना आप उसके साथ क्लास है। यानी फुल तुम वाली बच्ची नहीं होती जो खामोशी से पढ़ते अपने दोस्तों को बताते नहीं है, वो वाली बच्ची मालूम हो रही हो मुझे ज़रा। तो नहीं सर, बताया है मैंने, सब आपका यूट्यूब देखते हैं। सब यूट्यूब देखते हैं, सबको मुफ्त वाला कंटेंट पसंद है सिर्फ। अरे भाई चलो जल्दी से करो, शाबाश। सर आपको पता है एक फिजिक्स का रैंडम ग्रुप है, उसमें भी केमिस्ट्री में हर बच्चा आपका नाम लेता रहता है अगर कोई अल्लाह सजेशन। अकबर, अल्लाह अकबर, ये बात बता के तुमने मेरा खून 5 ml बढ़ा दिया है। एक टीचर के लिए ना स्टूडेंट का फीडबैक ही मोटिवेशन होती है, तो वो बड़ा जरूरी होता है। और मैं यहाँ आकर इसीलिए डिप्रेस महसूस करता हूँ कि यहाँ हमारे पास अल्लाह ने सारे ऐसे अनमोल हीरे इकट्ठा किए हैं, एक से बढ़कर एक है, अनमोल है सारा। चलो भाई जल्दी से करो, रिकॉर्डिंग को यही पॉज कर देता हूँ वरना रिकॉर्डिंग फनी है। तो फिर रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा से दोहरा देते हैं। तो भाई रिकॉर्डिंग वालों के लिए, आफ्टर कंप्लीटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, नाउ फाइनली वी आर अप टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर विच इज सॉल्ट एनालिसिस। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सिर्फ एटीपी में काम आएगा, ये पेपर 1 पेपर 2 में भी बहुत काम आएगा। जिन बच्चों ने एसिड बेस के पास पेपर करने बैठोगे या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के पास पेपर करने देखो बैठोगे तो सॉल्ट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जो आपसे अब तक नहीं हो रहे थे अब होंगे इंशाल्लाह। तो सॉल्ट एनालिसिस के लिए पहले हम याद करते हैं सॉल्ट क्या होता है। तो ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। तमाम के तमाम सॉल्ट्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? आयोनिक, यानी उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। अब मैंने कहा कि भाई सॉल्ट 2 तरह का होता है, एक होता है कलरफुल, एक सॉल्ट कौन सा होता है? कलर्ड सॉल्ट है, और एक होता है जो कलरलेस है या व्हाइट है। ठीक है ना? तो जो कलर्ड सॉल्ट है उसमें आप कलर से कुछ अंदाजा तो लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा ब्लू सॉल्ट कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही सॉल्ट है जो ब्लू है? नहीं, निकल सल्फेट भी ब्लू होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि कलर से थोड़ा सा हिंट तो मिलती है आपको कि भाई अगर आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कॉपर सल्फेट और निकल सल्फेट ब्लू होते हैं,
तो अगर तुम्हारे सामने, समझना बेटा, सुनने और समझने की बात है, क्योंकि नॉर्मली मैं डायरेक्ट टेस्ट करवाता था, लेकिन अब टेस्ट के लिए से पहले मुझे प्रैक्टिकली समझाना है कि लैब में हम खड़े हैं तो क्या क्या सिनेरियोज है, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग में आ गया ना, तो फिर डिजाइनिंग के लिए तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है पहले, समझ रहे हो? डिजाइनिंग के लिए पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसे लिखेंगे। सिर्फ टेस्ट लिखने से काफी नहीं होगा, पूरा डिजाइन पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट का। वैसे तो प्रैक्टिस से भी सीखोगे, लेकिन मैं भी सिखा दूंगा अभी साथ साथ, तो समझना बच्चों। तो हमने क्या कहा कि अगर एक सॉल्ट कलर्ड है या व्हाइट है, तो जो कलर्ड सॉल्ट है उसमें फायदा ये होता है कि हमें थोड़ी हिंट मिल जाती है कि यार ये जैसे निकल और कॉपर सल्फेट ये दोनों ब्लू है, तो अगर ब्लू में कोई सॉल्ट आया, इसका मतलब वी आर श्योर कि कोई और सॉल्ट नहीं है, ये निकल या कॉपर में से है। लेकिन फिर भी हमें चेक करके कंफर्म तो करना पड़ेगा ना कि कॉपर है या निकल है, यस और नो, समझ लो। लेकिन जो कलरलेस सॉल्ट है, जो व्हाइट है, वो तो सारे ही व्हाइट है। जैसे हमारे घर में मौजूद जो सोडियम क्लोराइड है वो भी व्हाइट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट होता है वो भी व्हाइट होता है, अमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट होता है, कैल्शियम सल्फेट भी व्हाइट होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट भी व्हाइट होता है, एल्यूमिनियम के सारे सॉल्ट्स भी व्हाइट होते हैं, जिंक के सारे सॉल्ट्स भी व्हाइट होते हैं, लेड के सारे सॉल्ट, सारे नहीं, ज्यादातर सॉल्ट्स कैसे होते हैं? व्हाइट। तो जो व्हाइट सॉल्ट्स है वो तो फिर बहुत सारे आइंस के होते हैं, तो व्हाइट में और मुश्किल है। इसीलिए जब तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि ज्यादा चांस कौन सी सॉल्ट्स आने का है, तो आप बताओगे व्हाइट, एग्जामिनर भी ज्यादा व्हाइट सॉल्ट के ऊपर बात करते, क्योंकि व्हाइट में और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सॉल्ट एनालिसिस पे जाओगे, पहली चीज है कलर्ड या कलरलेस सॉल्ट। फिर उस सॉल्ट का एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, मेरे बच्चे सुनो बच्चे, हम क्या करेंगे, हम इसका मतलब है उस सॉल्ट का पहले, जब हम सॉल्ट एनालिसिस कहीं करने जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उसका पहले क्या टेस्ट करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। और जब पॉजिटिव पार्ट फाइंड आउट हो गया, भाई अंदर से आवाजें तो नहीं आ रही ना कि मैं कैल्शियम क्लोराइड हूं, पहले मैं क्या करूंगा कि मल्टीपल टेस्ट करके पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट फाइंड आउट करूंगा, यस और नो। फिर मल्टीपल अलग टेस्ट करके मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट फाइंड आउट करूंगा, विच इज कॉल्ड टेस्ट फॉर एनाइन। क्या ख्याल है? और जब मुझे ये पता चल जाएगा कि इस सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट ये है और नेगेटिव पार्ट ये है, मैं कहता हूं एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट कैल्शियम है, नेगेटिव पार्ट नाइट्रेट है, तो सॉल्ट कौन सा होगा? कैल्शियम नाइट्रेट। मैं कहूं एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट बेरियम है और नेगेटिव पार्ट सल्फेट है, तो सॉल्ट कौन सा होगा? बेरियम सल्फेट। मैं कहूं एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट जो है वो एल्यूमिनियम है और नेगेटिव पार्ट सल्फेट है, सॉल्ट कौन सा होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। मैं कहूं एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट जो है वो लेट्स से जिंक है और नेगेटिव पार्ट क्लोराइड है, तो क्या होगा? सॉल्ट कौन सा होगा? जिंक क्लोराइड। तो असल आइडेंटिफिकेशन का स्टेप समझ में आया, अप्रोच, कि आपको सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट फाइंड आउट करना है और फिर सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट फाइंड आउट करना है, और दोनों को जोड़कर फिर आप बता पाएंगे कि सॉल्ट कौन सा है। इज दैट क्लियर? तो पहले हम करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर कैटाइंस। टेस्ट फॉर, बोलो क्या, बल्कि इससे पहले हेडिंग नहीं लगाए, नहीं लगाए, नहीं लगाए, नहीं लगाए। अब जरा इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच समझ लें, प्रैक्टिकल अप्रोच समझ लें। सॉल्ट एनालिसिस की जरा प्रैक्टिकल अप्रोच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लैब में खड़े हैं, लैब में आप मौजूद हैं, एग्जामिनर ने आपको क्या किया, ये इस तरह की एक डिश है, और इस डिश के अंदर एग्जामिनर ने आपको एक सॉलिड सॉल्ट रख के दे दिया। अब लैब में खड़े होकर स्टेप कैसे बनेंगे समझो। एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग जब आएगी ना सॉल्ट एनालिसिस की, मैं साले बताऊंगा नहीं, चपेट लगाऊंगा अगर तुम्हें ये प्रोसेस याद, क्योंकि मेथड लिखना है ना, इसी को अंग्रेजी में लिखना है, समझ रहे हो बात को? तो भाई ये आपके पास सॉल्ट एक्स दिया हुआ है, आपको नहीं पता ये सॉल्ट क्या है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सॉलिड सॉल्ट पे कोई रिएक्शन नहीं होता, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक अदद कंटेनर लेना है, बीकर ले लिया, बीकर क्या ले लिया, लैब में खड़े हो ना, क्या ले लिया? बीकर। और इस सॉल्ट को उस बीकर में डाल दिया, और साथ ही इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? तो ये क्या बन जाएगा यहां पर? सॉल्ट का सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले हमने जब सॉल्ट हमें दिया जाएगा, तो सॉल्ट को हम उसके सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? जब ये यस सर। सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन को के हम 3 हिस्से कर लेंगे। जो सॉल्यूशन हमारे पास यहां बना, अरे बोलो भाई, जो सॉल्यूशन हमारे पास यहां पर
फॉर्म होगा इस सॉल्ट के साथ, इसके कितने हिस्से कर लेंगे? अरे बोलते क्यों नहीं ऑनलाइन वालों? कितने हिस्से करने? बोली नहीं कम वक्त। 3 हिस्से करने, 1, 2 और 3। अभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। यानी इस सॉल्ट को आप 3 टेस्ट ट्यूब्स में निकाल लोगे। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब्स है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, ये और ये। एक पार्ट से, एक टेस्ट ट्यूब में, समझना ये मैं बाद में कराऊंगा, एक टेस्ट ट्यूब में आप परफॉर्म करोगे टेस्ट फॉर एन आयन, नेगेटिव आयन। एक पार्ट जो आपने डाला वहां पर आप क्या करोगे? टेस्ट फॉर एन आयन। और जबकि 2 टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल होंगी किसमें? टेस्ट फॉर कैटायन। टेस्ट फॉर पॉजिटिव आयन फाइंड आउट करने के लिए 2 टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल होंगी। आए इसको समझते हैं। क्या यहां तक की अप्रोच समझ में आ रही है? यस सर। ये जो डार्क ग्रीन से है ये भी कैटाइन के लिए इस्तेमाल होंगी, ये भी कैटाइन के लिए इस्तेमाल होगी। अब करना क्या है समझना। अब ये मैं कैटाइन के लिए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चे। ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। यानी कैटाइन को टेस्ट करने के लिए जो पहला रिएजेंट है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सॉल्ट का सॉल्यूशन था यहां पर, बोलो बेटा सॉल्ट का। तो अब सॉल्ट के सॉल्यूशन में ना पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? अब ये पीपीटी क्या है जरा समझते हैं। पीपीटी स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स कहते हैं छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। छोटे छोटे, मिसाल के तौर पे अगर नमक को पानी में डालें तो कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल नजर आता है? ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। भाई नमक को पानी में डालते हैं तो सारा नमक क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है ना। सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस। तो इसका मतलब नो पीपीटी इज देयर, नो पीपीटी इज फॉर्म। लेकिन उसी जगह पर अगर आप मार्केट से मेडिसिन लेकर आते हैं सिरप, तो ज्यादातर सिरप में देखा होगा आपने कि जनाबे आली उसमें सस्पेंशन होता है। अगर आप उसको ऐसे करके लाइट में देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें सस्पेंशन है जिसको आप हिलाते हैं, लिखा होता है हिला कर पिए। क्यों लिखा होता है हिला के पिए? ताकि वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए? मिक्स हो जाए और फिर आप पिए तो सारा डोजेज आपके ऊपर जाए। तो इसका मतलब है पीपीटीज किसे कहते हैं? उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। किसको कहते हैं? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, जो कि हमें सोल्यूशन में नजर आते हैं बारीक बारीक से पार्टिकल्स, उन्हें क्या कहते हैं? पीपीटीज, प्रेसिपिटेट्स। तो मेरे बच्चे लिसन वेरी केयरफुली। अप्रोच क्या है कि आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 हिस्सों में पॉजिटिव का टेस्ट होगा, एक पर नेगेटिव का टेस्ट होगा। पॉजिटिव के टेस्ट के लिए एक टेस्ट ट्यूब में आप डालेंगे ड्रॉप्स ऑफ, बोलो ना, ड्रॉप्स ऑफ एक्वा। और मेरे बच्चे उन ड्रॉप्स डालते किसमें डालेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। किसमें डालेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें था ना मौजूद। तो मेरे बच्चे डालते ही इसमें पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? पीपीटीज। अच्छा यहां पर भी क्या करेंगे? यहां पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डालेंगे। तो दूसरा रिएजेंट क्या आ गया? एक्वस अमोनिया। इसमें भी फ्यू ड्रॉप्स, उसमें भी फ्यू ड्रॉप्स। सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन 2 हिस्सों में डाला था, और इसमें भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया। और इसके अंदर भी क्या देखेंगे हम कि पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? इधर एक्वस अमोनिया डालने से उधर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों में पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, लिसन वेरी केयरफुली, जब दोनों में पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज में? पीपीटी बने हुए, बोलो बेटा पीपीटी बने हुए। अब वो जो पहले हमने फ्यू ड्रॉप्स डाले थे ना उसी सॉल्यूशन में अब हम एक्सेस ऑफ NaOH ऐड कर देंगे। और इधर क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ, पहले हमने कुछ ड्रॉप डाले थे, अब हम ज्यादा करके ज्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे। और हम देखेंगे कि जो पीपीटी बने थे वो रहे या डिसॉल्व हो रहे या, यानी यहां पर 2 तरह की चीजें हो सकती हैं कि जो पीपीटीज ड्रॉप्स डालने पर बने थे, या तो वो पीपीटीज, बोलो भाई, डिसॉल्व हो जाएंगे यानी कि सॉल्युबल हो जाएंगे, या फिर वो पीपीटीज, बोलो बेटा, अनडिसॉल्व रहेंगे यानी कि इनसॉल्युबल रहेंगे। बात समझ में आ रही? पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो गया। और यही चीज अमोनिया के साथ भी होगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगी, वहां पर भी हम यही देखना चाह रहे हैं कि जो पीपीटीज बने थे वो पीपीटीज रहते हैं या क्या हो जाते हैं? बोलो बेटा, डिसॉल्व हो जाते, रहते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। तो बेटा प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द टॉपिक समझते हो नहीं समझते हो?
प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, मेरे ख्याल है बहुत क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप जब लैब में, थोड़ा उसको मिनिमाइज कर देता हूं ताकि और देखना आसान हो। लैब में खड़े हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट, अभी मैंने टेस्ट नहीं कराए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग के हवाले से बता रहा हूं। लैब में खड़े हुए हैं और लैब में आपको सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए दी जाती है, तो आप क्या करोगे, सॉल्ट का बोलो सोल्यूशन बनाओगे, उस सोल्यूशन के 3 हिस्से करोगे, 3 हिस्सों में एक हिस्सा नेगेटिव आयन के टेस्ट में काम आएगा, 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करने के लिए 2 रिएजेंट साइमल्टेनियसली इस्तेमाल होंगे, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और दूसरा एक्वस अमोनिया। पहले क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे तो इसमें भी पीपीटी बनेंगे, उसमें भी, और उसके बाद फिर जब एक्सेल में डालेंगे तो हमने देखना है कि वो पीपीटी बाकी रहते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? कोई मसला? और इसी रिजल्ट पर हम पॉजिटिव आयन को क्या करेंगे, डायग्नोज कर लेंगे। ठीक है, पहले इतनी बकवास को अपने पास नोट कर लो, फिर हम टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है जी, जारा शाइना बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। चलो उसको नोट कर लो, इसी तरह की डायग्राम। नहीं नहीं बेटा, हर क्वेश्चन में आपको पास एक डब्बे वाले क्वेश्चन है, 8वां 9वां क्वेश्चन देखिए, वो करना है। जो आपने बताया अभी तक सिर्फ कैटाइन के लिए है। जी, ये कैटाइन के लिए हम जा रहे हैं अभी, एक टेस्ट ट्यूब खाली छोड़ दी ना। ये आज के सेशन की क्लिप्स है। जी बेटा, नोट कर लिया सबने, आगे चलूं? जी सर। सिनेरियो दिमाग में आया कि आपने दोनों रिएजेंट डाले हैं तो सर्टेन पीपीटीज फॉर्म होंगे, और जब वो पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे तो एक्सेस में हम डाल के ये चेक करेंगे कि भाई वो पीपीटीज बाकी रहते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, और इसी बेसिस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव पार्ट ऑफ दी सॉल्ट हमें पता चल जाएगा। जी तुम ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रही बात समझ? आगे चलते हैं भाई, अरे जल्दी कर लो। बस कर दिया जो करना था, लिख लो भाई, समझ, मैं कह रहा हूँ जब समझा रहा हूँ उसी वक्त समझो कि क्या बात हो रही है, लिख लो, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। जल्दी करो भाई। बड़े फुद्दू किस्म के बच्चे, रिकॉर्डिंग का दूसरा पार्ट गया ना, खराब हो गई रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, जिंक, इसका मतलब क्या होगा, वाइट पीपीटीदार फॉर्म। तो वाइट पीपीटीदार फॉर्म होती है तो हम कहते हैं कोई भी हो सकता है, यस और नो?
फिर क्या कहता है, जब एक्सेस में डाला तो कहता है वी में कंटेन एल्यूमिनियम और जिंक। अलीजिया की दोस्ती क्या थी, पक्की थी, दे रिमेन। insoluble. तुम देख रहे हो बगैर किसी कंफ्यूजन के तुम आंसर कर रहे हो, तुम्हें ये कंफ्यूजन ही नहीं हो रही कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। टू द सेकंड पार्ट, aqueous ammonia is added, zinc is confirmed, zinc वाले को पहले में क्या होगा, White PPT. आर फॉर्म, और फिर क्या होता है, जिया भी धोखा दिया जाता था, यानी कि पीपीटीज Colorless solution. बहुत मुश्किल है भाई, हो गया। नेगेटिव अभी कराया नहीं है, मतलब नेगेटिव भी इंशाल्लाह पप्पू बच्चा ही होगा, तो मसला नहीं। जब इतने सारे पॉजिटिव कर लिए तो नेगेटिव की क्या बड़ी बात। क्या कहते हो भाई, लग रहा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है भाई, कुछ अजीब तबीयत हो रही है जी। नहीं उसकी वजह नहीं, कुछ दिल में अजीब हो रहा है। नेगेटिव के साथ इस क्लास में आप वो अरे क्या नेक्स्ट क्लास की माँ की आंख, इधर देखो पहले, ये आ रहा है समझ में, आगे क्या देखा किसने देखा, जो किया है वो सही से आया। दिल चाह रहा है एक आखिरी सवाल भी करा दो। चलो एक सवाल और देख लो, ये डब्बे वाले क्वेश्चन भी हर साल में ये पूरे करने हैं, दोनों बुक से। ये आ गया, अ कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म, क्या मतलब हुआ, कंपाउंड Metal. ऑफ Transition metal. ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, फिर आ गया कॉपर, जी कैसी पीपीटी आई होगी, Blue. कलर्ड में किसका होता है, कॉपर के आने का होता है, क्योंकि कॉपर डिजोल्व, कॉपर और क्रोमियम में डिजोल्व होने वाली कहानी भी है ना। आयरन और आयरन 2 और 3 में नहीं है ना, वो तो इंसॉल्युबल ही रहता है। और इसी तरह व्हाइट वाले भी आते हैं, ब्लू पीपीटी। उसके बाद क्या होता है, पीपीटीज रिमेन, Insoluble. फिर अमोनिया में डालें फिर क्या होता है, और फिर क्या हो जाता है, कॉपर जब एक्सेस में हो जाए, यस और नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, वो क्रोमियम डिजोल्व होता है, और इसके साथ कॉपर डिजोल्व टू गिव डीप ब्लू या डार्क ब्लू सोल्यूशन। हो गया, ठीक है भाई। यकीन करो, जो मैंने कहा ना कि ये आसानी है, कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ हमने स्ट्रेटेजिकली प्लान करके इसको आसान किया। अब आपको नहीं लग रहा कि यार ये और यही था, ये आज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर किसी ने आज की क्लास अटेंड नहीं की है तो उसके लिए वहीं का वहीं मुद्दा अटका हुआ है कि वो टेबल याद कैसे होगा। तो ये ऐसे याद होगा, ठीक है। बस नेगेटिव माइंड पर छोड़ देते हैं, अभी नेगेटिव माइंड नहीं कराना। हाँ, टेबल्स कॉपी करने भाई। ज़ारा कैसे समझ में आया, चाइना बहुत best. आ गया बिंदास। अगर टेबल कॉपी करना है तो मैं टेबल पे वापस चला जाता हूँ। हाँ सर, टेबल लगा दें एक दफा ट्रांजिशन मेटल्स का। कौन सा करना है, पहले ट्रांजिशन वाले पे आ जाए, ये रहा ट्रांजिशन वाला। अब तो याद ही हो गया ना, देखो आपको तो याद हो गया, खुद ही कर लो, देखने की क्या जरूरत है। ये उमर रेहान हुआ, समझ में आया नहीं आया, हाँ ऐसा नहीं आया तुम्हें समझ में। अल्लाह अकबर, डन। सर थोड़ा नीचे की तरफ करेगा, दूसरा वाला जो टेबल पे। हाँ बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, एक मिनट रुको। ओके।
Done. हो गया भाई।
डन। अभी सर मूवी की क्लास है कोई? सर कह तो रहे थे रखने का, कल मुझसे पूछ रहे थे, तो रखी नहीं होगी। इसका मतलब अगले इतवार से वो भी रख लेंगे, अगले संडे से फिर वो भी रख लेंगे। हाँ, कोशिश करना मेरी क्लास के बाद रखें, अगर पहले रख लेंगे तो तुम वहीं ट्रेन हो जाओगे। तो जो टॉपिक अभी ठक ठक समझ में आ रहे हैं पर चला वो भी मुश्किल लगने लगे। हाँ जाए जाए। हाँ जी, पीछे कर दो जी। शाइना कॉपी कर लिया? ज़ारा कॉपी जी कर लिया सर। पूरा बेटा? जी सर, हो गया।